वो चर्चित मामला नहीं, वो तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है। बस 2007-8 में रुड़की में इन्हीं दवाइयों का भंडाफोड़ हुआ था और 600 करोड़ रुपया सब बंदरबाट हो गया। जिन्होंने खाया पिया लूटा वो रिटायर्ड भी हो गए। तो ये हमारी उत्तराखंड जो बना है उसकी भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। कौन थे उस समय तत्कालीन सचिव? यहाँ निशंक जी की सरकार थी शायद। मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी मिली थी जिला प्रशासन द्वारा। मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ शहरी विकास पे। और डीएम साहब ने 5 लाख रुपए उन्होंने कैंद्री को देने की ऑफर दी थी मेरे सामने फ़ोन पे। तो वहाँ से ये फाइल गायब हो गई डीएफओटी कार्यालय से। उस रिकमेंडेशन के पश्चात मुख्यमंत्री जी ने मामला दबाए रखा। आगे चलते चलते 2013-14 में सरकार बदल गई। कांग्रेस की सरकार आ गई। कि हमने कई ब्राह्मणों से पूछा, कई ज्योतिषाचार्यों से पूछा कि 12 साल बाद कुंभ पड़ता है, इस बार कौन सा भूगोलीय खगोल हो गया कि 6 साल बाद कुंभ आ रहा है। उसके नाम से छेड़छाड़ की है सरकार ने वर्तमान ने। तो पिछले कुंभ का तो हिसाब अखाड़े से ले नहीं पाएंगे, अब 20 को बढ़ावा दे देंगे। क्या आप आज तक किसी भ्रष्टाचारी को सजा दिला पाए हैं? एसपी साहब उठे, फोन सुना, उन्होंने कहा ठीक है नींद खराब मत करो, अभी भेज रहा हूँ। तो आपको ये लगता है कि आने वाले समय में आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जा रहा है? प्रयास कर रही है भारत सरकार भी, उत्तराखंड सरकार भी। नमस्कार, पहाड़नामा के इस एक विशेष एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ है रमेश चंद्र शर्मा जी, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। जैसा कि हम उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और हम बात करते हैं बार उत्तराखंड के विकास की, तो आइए एक आरटीआई एक्टिविस्ट के नज़रिए से देखते हैं कि उत्तराखंड के विकास में क्या हाल है घोटालों का। शर्मा जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और आप मूलतः कहाँ रहते हैं? नमस्कार जी, मैं सब दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर। मैं हरिद्वार का मूल निवासी हूँ और मैं हरिद्वार में 25 साल की उम्र से समाज सेवा के कार्यों में लिप्त हूँ। पहले हरिद्वार एक छोटा सा तहसील में होता था, फिर उत्तर प्रदेश ने इसको ज़िला बनाया, फिर उसके बाद ये राज्य बना उत्तराखंड, तो उसमें अधीन हो गया उसके अंतर्गत। जब उत्तराखंड राज्य बना था तो बड़ी अपेक्षा हुई थी उत्तराखंड राज्य बनने पे कि हरिद्वार का तीर्थ का विकास होगा, ऋषिकेश का विकास होगा, हरिद्वार में और देहरादून वगैरह ये विश्व स्तर पे धार्मिक तीर्थाटन के रूप में विकसित होंगे। 2005 में भारत सरकार में कांग्रेस पार्टी के चयनित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए कि वो गर्भ की अंतिम 3 महीनों के दौरान आप पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पे नहीं पहुंच सकती, इसलिए उन घर बैठे आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से पेन किलर, आयरन टैबलेट, आयरन कैप्सूल आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए NRHM योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपया उत्तराखंड सरकार को आवंटित किया था। 2005 में 600 करोड़ रुपया NRHM के माध्यम से आवंटित किया गया। 2005 में तो ये आरटीआई एक्ट आया था जी। 2005 में आरटीआई एक्ट आया था जी। फिर उसके पश्चात मनमोहन सिंह जी ने 2006 में ये पैसा अलॉट किया था जी। तो चूंकि ये एक्ट आया था, ये एक्ट इसलिए दिया था भारत सरकार ने कि जो विकास की योजना है उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, विकास की योजना का पूरा विकास हो रहा हो, उसमें कोई कमी हो तो उसमें आरटीआई एक्ट से आप जिज्ञासा से जानकारी लें, आरटीआई लगे तो वो योजना आगे बढ़े प्रगति को हो जाए। तो इसी जन भावना से जब ये पैसा अलॉट हुआ था, अलॉटमेंट के दौरान मैंने आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दिया था कि 2006 में, मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा रोकता हूँ, 2006 में जो केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपया हुआ था, तो उस समय ND तिवारी जी की सरकार थी या खंडूरी जी की?
उस समय यहाँ निशंक जी की सरकार थी शायद, तो वो निशंक जी की सरकार में रमेश खंडूरी पोखरियाल जी के- निशंक, नरेश पोखरियाल निशंक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे। जी वो पैसा अलाट हुआ था एनआरएचएम में 600 करोड़ रुपया, जी वो यहाँ निशंक जी को प्राप्त हुआ था। उस योजना से ये पैसा बंटना चाहिए था, तो हरिद्वार में भी बंटना चाहिए था वो, तो हरिद्वार में उसके बंटने की कहीं जानकारी नहीं मिली। मैं देहरादून भी आता था लोकायुक्त के यहाँ कहते रिट डालता था जनहित के मामलों में, तो यहाँ लोकायुक्त के यहाँ भी कुछ पर्वतीय जनों के द्वारा जानकारी मिलती थी कि एनआरएचएम की कोई सहायता गर्भवती महिलाओं को वहाँ नहीं मिल रही है। इसी दौरान कहते 7-8 वर्ष 2007-8 में रुड़की में इन्हीं दवाइयों का भंडाफोड़ हुआ था कि कहते रुड़की ड्रग हाउस में रखी हुई दवाइयाँ अचानक ड्राइवर के जो इंचार्ज थे उसने किसी कबाड़ी को बेच दी। कबाड़ी जब दवाइयाँ लेके कार्टून लेके गया वो मिलिट्री कैंपस में, उसने उनको बिखेर दिया और कार्टून ले गया। तब जाके वहाँ जो रणबीर सिंह चौहान थे एडीएम और कहते हैं एसडीएम थे कहते हैं हरीशपाल कांडपाल, इन्होंने वहाँ जाकर निरीक्षण किया था। निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को नहीं भेजी थी, तो ये बड़ा सब समाचार में हाईलाइट हुआ था मामला। उसी दौरान मैंने एक आरटीआई लगाई, मुख्यमंत्री के यहाँ भी लगाई, चिकित्सा सचिव के यहाँ भी लगाई, सीएमओ के यहाँ लगाई कि इसमें कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ बटा। रुड़की में जो ये आपकी पहली आरटीआई पहली आरटीआई थी कि ये कहते हैं धन जो रुड़की में था ये दवाइयाँ नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो उस पर वो जब जवाब नहीं मिला तो ये मामला यहाँ सूचना आयोग में अनिल कुमार शर्मा ही सूचना आयुक्त थे, उनके कोर्ट में आया मामला। तो उन्होंने मामले को संज्ञान लेते हुए इस पर एक जांच कमेटी बनाई एमडी के स्तर की। उसमें 6 सदस्यीय जांच समिति थी, उसमें एनआरएचएम समिति भी थी, स्वास्थ्य समिति भी थी, सीएमओ भी थे और कहते जो एमडी थे वो भी थे। उसने 2 साल तक कोई जांच रिपोर्ट सूचना आयोग को नहीं दी। तो लास्ट में पांगती 2 रिटायर्ड हो गए उनके एमडी, पांगती जी ने वहाँ आके दिया मौखिक कि हम जांच नहीं कर पा रहे इसलिए हम सूचना नहीं दे पा रहे। तो मेरे अनुरोध पर सूचना आयुक्त अनिल शर्मा जी ने इसकी सीबीआई रिकमेंड की थी। सीबीआई रिकमेंड हुई है 2011 में उत्तराखंड सरकार को। ओम प्रकाश चीफ सेक्रेटरी यहाँ होते थे। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकता हूँ कि 2006 के बाद जब पैसा अलॉट हुआ, मुख्यमंत्री थे भुवनचंद खंडूरी, स्वास्थ्य मंत्री थे निशंक जी, ठीक। उस समय उसके बाद जब आपको जो है ये पूरा मामला चल रहा था जांच का, तो 2011-12 के आसपास मुख्यमंत्री बन गए थे, 2008-10 के आसपास मुख्यमंत्री बन गए थे निशंक जी और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। उसी समय आपकी सीबीआई जांच रिकमेंड की 11 में हुई थी, 11 रिकमेंड में हुई। तो मुख्यमंत्री जो वर्तमान थे उन्हीं वही स्वास्थ्य मंत्री भी थे और उन्हीं के दरमियान ये जो है जांच के लिए रिकमेंडेशन शर्मा जी ने किया। उस रिकमेंडेशन के पश्चात मुख्यमंत्री जी ने वो मामला दबाए रखा। ठीक। आगे चलते चलते 2013-14 में सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। हरीश रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। मैंने हरीश रावत जी से अनुरोध किया कि ये लंबित जांच पड़ी है 2011 से, मुख्य सूचना आयुक्त ने रिकमेंड की है, इसको आप या तो अस्वीकार कर दीजिए या इस पर कार्रवाई कीजिए। तो बहुत ही दबाव बना, इलेक्शन का दबाव बना, राजनीतिक दबाव बना, सामाजिक दबाव। तब मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को मजबूरन वो जांच के आदेश करने पर 29 मई 2014 को यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ भारत सरकार के लिए। उसके पश्चात ये मामला चला गया डीओपीटी भारत सरकार। वहाँ सरकार आ गई थी भाजपा की, तो वहाँ से ये फाइल गायब हो गई डीओपीटी कार्यालय से। फिर मैंने इस जांच की जानकारी लेने के एक आरटीआई डीओपीटी कार्यालय में लगाई कि उत्तराखंड के गृह विभाग ने ये आपको जांच के लिए भेजा है, कृपया बताइए इस पर क्या जांच की या निरस्त कर दी। तो उन्होंने बार बार यही लिखा, पत्रावली गतिवान है, पत्रावली खो गई है, मिल नहीं रही, मिलने पे हम कार्रवाई करेंगे। तब ये मामला अपील के पश्चात द्वितीय अपील में मुख्य सूचना आयुक्त कहते सिन्हा साहब थे, वो केंद्रीय सूचना आयोग में दिल्ली, उनके समक्ष पहुंचा। ठीक। जब उन्होंने नोटिस काटा, उसकी सुनवाई का नंबर आया, तब तक कहते डीओपीटी में वो फाइल मिल गई जो 2 साल से कहते हैं कि गुम हो रखी है। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय सूचना आयोग का। उन्होंने फिर वहाँ से रिकमेंडेशन उत्तराखंड को फिर करवाया कि सीबीआई को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब आप कहते हैं सीबीआई के विजिलेंस अधिकारी जो आएंगे उनको कर्मचारियों की जांच करने की अनुमति दे दें। उसके सापेक्ष में बसंत विहार में सीबीआई की जो ब्रांच के अधिकारी थे उन्होंने एक लेटर यहाँ उत्तराखंड मुख्यमंत्री को भेजा कि आप सीबीआई जांच के लिए हमें अनुमति दें, हम दोषियों से जांच करना चाहते हैं। तो उस समय मुख्यमंत्री आ गए थे यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी।
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आपके सीबीआई चीफ के लेटर पे ये जवाब लिख के भेजा फाइल में, नोटशीट में, कि हमें अब सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने, आप देखिए कितना वो कहते हैं अंधकार है उत्तराखंड में, जो हमारी पर्वतीय डिमांड थी राज बनने की, विकास की, इन्होंने लिख दिया कि हम अपनी एजेंसियों से जांच करा लेंगे, हमें सीबीआई की आवश्यकता नहीं। अब ये मामला इन्होंने फिर भारत सरकार को लिखा कि आप ये सीबीआई का नोटिफिकेशन खारिज कर दीजिए, तो भारत सरकार ने खारिज कर दिया। अब वो मामला मैंने आरटीआई लगा के फिर पूछा इनसे, स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से, आप बताइए वो सीबीआई में क्या स्थिति हो रही है। ना तो चिकित्सा विभाग बता रहा है, ना मुख्यमंत्री कार्यालय बता रहा है, ना डीओपीटी बता रहा है। और 600 करोड़ रुपया सब बंदरबाट हो गया। जिन्होंने खाया पिया लूटा वो रिटायर्ड भी हो गया। अब इनके यहाँ एक नियम बना हुआ उत्तराखंड सरकार में, रिटायर्ड होने के बाद 4 साल तक तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 4 साल के बाद इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। कौन थे उस समय तत्कालीन सचिव? स्वास्थ्य सचिव तो इस समय ये भी चर्चा थी, जो ओम प्रकाश सिंह थे यहाँ चीफ सेक्रेटरी, अच्छा। उस जांच को दबा रहे थे कि उनका कोई रिश्तेदार था जो जिसने इसको दवाइयों की सप्लाई की थी। अच्छा। सप्लायर जो था उससे वो चीफ सेक्रेटरी प्रभावित हो रहे थे, इसलिए ये दबी रही। अच्छा। ये मामला 4 बारी सूचना आयोग में गया है। अच्छा। 4 बारी। अच्छा, मैं आपका कहने का तात्पर्य ये है कि 2006 में जो आपने पहली आरटीआई लगाई थी, वो आरटीआई के लिए आपने 4 बार सूचना आयुक्त के पास उत्तराखंड में गए, केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास गए, सीबीआई जांच के आदेश हुए, पुनः सरकार पर फाइल वापस आई तो सरकार ने उस सीबीआई जांच के आदेश को खारिज किया और वो जांच वर्तमान तक स्थगित है और 600 करोड़ का घोटाला अपनी जगह पर बना हुआ है। तो ये हमारी उत्तराखंड जो बना है उसकी भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। तो ये है हमारा, दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा उत्तराखंड है जिसका हम रजत जयंती वर्ष 25वां रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो ये बड़ा एक सोचनीय विषय है कि 600 करोड़ की धनराशि जो कि 2006 में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड की महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जारी की जाती है, उस घोटाले को लेकर हम वर्तमान तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और तमाम सरकारें इस बीच में बदल गई हैं, लेकिन हम नारा देते हैं नारी वंदन का। तो ये हमारे उत्तराखंड की सरकारों का नारी वंदन है। धन्यवाद शर्मा जी, आपने अपनी पहली आरटीआई के बारे में बताया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुंभ की, कि बड़ी चर्चा है हरिद्वार में 2027 में अर्ध कुंभ को कुंभ बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद है कि काफ़ी लोग आएंगे। इससे पूर्व में 2021 में भी हम एक कुंभ का आयोजन हरिद्वार में कर चुके हैं। उससे पूर्व 2011-12 में जब भी जिनका आपने नाम लिया निशंक जी की सरकार में भी एक कुंभ का आयोजन किया जा चुका है 2010-11 में। तो आपने कुंभ को लेके भी कुछ निर्माण कार्यों को लेके कुछ आरटीआई लगाई हैं? मैं अखिल भारतीय धर्मशाला प्रबंधक सभा का अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते कुंभ मेला कमेटी का मैं पदेन सदस्य हूँ जी। मैं 1992 से कुंभ मेला कमेटियों में सहयोग करता रहा हूँ। अच्छा। जितनी बैठकें होती हैं उसमें। उत्तर प्रदेश में जब कुंभ मेले होते थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात का ध्यान रखती थी कि कुंभ मेला जहाँ हो रहा है उस जगह आने वाले पब्लिक को कोई कष्ट ना हो, कोई उसके साथ कहते अव्यवस्था ना फैले, बिजली की, पानी की, सड़कों की। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आके सड़कों का निर्माण स्वयं देखते थे। एक बार भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, वो आए थे पर रोड पे सड़कों का निर्माण देख रहे थे। एक जगह भूसा मिल गया तारकोल में पड़ा हुआ, उन्होंने गाड़ी रोकी, बड़ा आपत्ति जताई। वीर बहादुर सिंह थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, वो निरीक्षण करने के लिए हेलीकॉप्टर से एक बार मेला लैंड पे ही नीलधारा टापू पे उतर गए। अच्छा। और पूरा निरीक्षण किया, तो उससे भ्रष्टाचार नहीं पनपता था। लेकिन हमारा जब से उत्तराखंड में कुंभ आया, 2004 का कुंभ मेला हुआ, नरेंद्र तिवारी जी ने बहुत सौगात दी कुंभ मेले के लिए। एक मेला भवन नहीं होता था हमारे पास कुंभ मेले के नियंत्रण के लिए। टेंट लगा के सारे अधिकारी बैठते थे, टेंट में हवा पानी में उड़ता था कुछ था। उन्हें एक मेला नियंत्रण भवन बना के दिया जो कि बड़ा ही आज सदुपयोगी हर मेले के लिए हो रहा है। उन्होंने हरिद्वार में पहले मेले में अस्पताल जो बनते थे टेंटों में
में बनते थे। उसका खर्चा टेंट का इतना दिया जाता था, 6 महीने का 8 महीने का, उतने में एक बिल्डिंग खड़ी हो जाए। उन्होंने स्थायी मेला भवन का निर्माण किया बिलकेश्वर रोड पे हरिद्वार में। कई ट्रांसफार्मर उसमें टेम्परेरी ट्रांसफर लगाए जाते थे। उन्होंने स्थायी ट्रांसफार्मर KB 33 KV के कई बनाए, बहुत से स्थायी काम किए। फिर 2010 का जो कुंभ मेला आया, उस कुंभ मेले में निशंक जी के कार्यकाल में कुंभ मेला हुआ। तो निशंक जी का जब ये बताया था नाचाम घोटाला, तो इस घोटाले कुंभ घोटाले में, कुंभ निर्माण में भी बहुत घोटाले हुए थे। तो उस समय मैंने उसकी शिकायत भी की थी कि ये घोटाले हो रहे हैं, लोकायुक्तियाँ भी की थी। फिर कहते हैं सरकार ने भाटी जांच आयोग बनाया था, उसमें भी की थी, उसकी भाटी जांच आयोग में, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। अब इस समय सवाल ये पैदा हो रहा है, 2021 का जो कुंभ मेला हुआ, आपने चर्चा की 21 का जी, 21 में कुंभ मेले के लिए दीपक रावत जी को कुंभ मेला अधिकारी बनाया। बड़े अच्छे अधिकारी थे, अतिक्रमण हटाते थे, बड़े दमक थे। दीपक रावत माने जो कुमाऊं के कमिश्नर हैं इस वक्त, हाँ, और ये मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं। हाँ, ये पहले यहाँ हरिद्वार DM थे, फिर इनको मेलाधिकारी बना। जी। तो उन्होंने मेलाधिकारी रहते हुए कुंभ कार्यों पे कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा व्यवस्था बनाई थी। जी। उसका अच्छा सार्थक परिणाम भी आ रहा था। लेकिन अचानक कोरोना आ गया, जी कोरोना के कारण कुंभ नहीं हुआ। लेकिन उस दौरान एक घोटाला हुआ बड़ा तगड़ा। जी उस घोटाले की आज भी जांच के ऑर्डर पिछले दिनों मुख्य सूचना आयुक्त में मेरी RTI पे शासन को दे रखे हैं, जी और वो जांच लंबी पड़ रही है। जी और उस जांच की लंबित का दुष्प्रभाव ये जो आपने बताया 2027 में कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेले को जो गवर्नमेंट कुंभ मेला करने जा रही है, उसकी पुनरावृत्ति होने वाली है। अच्छा उसके लिए मैं अभी RTI लगा के आया हूँ मुख्यमंत्री कार्यालय में पिछले हफ्ते। अच्छा मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने पूछा, आप ये बताइए आम पब्लिक को, आप सरकार हैं, सरकार को पब्लिक को पारदर्शिता से बताना चाहिए हम ये मेला कर रहे हैं। आप बताइए, हम कुंभ कर तो रहे हैं, अर्ध कुंभ मेला, उसको कुंभ मेले के नाम पे चला रहे हैं, तो आप ये कहिए हम अर्ध कुंभ को कुंभ मेले की तरह भव्य सजाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, उचित रहेगा, विकास भी होगा हरिद्वार का। लेकिन आप उसको अर्ध कुंभ मेले की गणना ज्योतिष के हिसाब से कुंभ मेला करके कर रहे हैं, वो गलत है। कि हमने कई ब्राह्मणों से पूछा, कई ज्योतिषचार्यों से पूछा कि 12 साल बाद कुंभ पड़ता है, इस बार कौन सा भूगोलीय खगोल हो गया कि 6 साल बाद कुंभ आ रहा है, जबकि कुंभ मेन कुंभ है वहाँ का महाकाल उज्जैन में। जी उज्जैन के बाद रूटीन में आएगा 20 परिक्रमा से, फिर हमारे यहाँ आएगा, कहते हैं आपका ये 21 के बाद, 21 में कुंभ हुआ था, 21 के बाद 33 में आएगा, 27 में तो आ ही नहीं सकता। जी तब मुख्यमंत्री कार्यालय ने मेरी RTI को भेज दिया शहरी विकास को। अब शहरी विकास के पास भी नहीं है, जबकि वो नोडल अधिकारी है कुंभ मेले का। उसने मेरी RTI भेज दिया मेलाधिकारी को। मेलाधिकारी तो एक अधिकारी है, उसको जैसा सरकार आदेश देगी वो करेगा। और हरिद्वार में अभी कई भाजपा नेताओं ने भी इस पर आपत्ति करी है। आप पब्लिक, हरिद्वार आने वाले करोड़ों पब्लिक को उनकी धार्मिक भावनाओं से आघात ना करें। उन्हें क्लियर कहते हैं ये अर्ध कुंभ मेला है, लेकिन हम इसे भव्य कुंभ मेला ना के लिए कर रहे हैं। जो स्नान की भावना से आ रहा है उसके साथ तो गलत नहीं होगा ना। बिल्कुल। जो पर्यटन के हिसाब से आ रहा है उसको मनोरंजन लगेगा, उसको पिकनिक लगेगी, वो करके चले जाएगा। लेकिन जो गंगा स्नान धार्मिक भावना से करता है, अब आप सोमवती अमावस्या पे आदमी आते हैं, ऐसे ऐसे यात्री आते हैं हरिद्वार जिनको टिकट ना मिले बाई प्लेन आते हैं, कि उन्होंने बोली होती हैं सोमवती। जी तो सोमवती का बड़ा महत्व है हरिद्वार में। हरिद्वार में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। ऐसे ही कुंभ के लिए अगर ट्रेन ना मिले, पैसा ना मिले, कर्ज लेके आदमी आएगा, लेकिन जब उसे पता चला कुंभ था ही नहीं, ये तो अर्ध कुंभ था, तो उसकी धार्मिक भावनाओं का आघात होगा। इस बारे में हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं। मेरी RTI चल रही है, कोई जवाब नहीं दे रहे, मेलाधिकारी भी कोई जवाब नहीं दे रहा। पब्लिक के डोमेन में ये आना चाहिए, ये नक्षत्र है, ये ज्योतिष चाहे बैठ जाए कोई, वो आगे बता दें कि हाँ ये ज्योतिष के हिसाब से कुंभ का योग बना, इसलिए सरकार कुंभ कर रही है, तो हम बढ़ चढ़ के आपको योगदान देंगे। 2021 के घोटाले की आपने चर्चा की थी, वो छूट गया। वो ये थी, हमने 2021 में मुख्यमंत्री से मांग की थी जी कि आप अखाड़े को 13 करोड़ रुपया अलाट कर रहे हैं। जी ठीक है जी। जबकि ये सारे अखाड़े संपन्न है, करोड़पति हैं, सोने के रथों पे बैठ के चलते हैं, जी इन्हें धन की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप धन इनको दे रहे हैं। हरिद्वार में सैकड़ों धर्मशाला ऐसी हैं जिनके लाला लोगों ने, पूर्वजों ने हरिद्वार की धार्मिक भावना को देखते हुए हरिद्वार आने वाले यात्रियों को देख ले धर्मशालाएँ बना दी थी। आज उनके जो वंशज हैं वो उतने संपन्न नहीं हैं, नौकरियां नहीं कर रहे या उन पे पैसा नहीं है, वो घर से सहायता नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा धर्मशाला जीर्ण शीर्ण हो रही हैं और धर्मशालाएँ बिक रही हैं। भूमाफिया धर्मशाला रोज़ खरीद रहे हैं। धर्मशालाओं की रक्षा के लिए आप धर्मशालाओं में 5-5 लाख रुपया प्रति धर्मशाला दीजिए सरकारी व्यवस्था से, मेलाधिकारी के नियंत्रण में। अगर आप 5-5 लाख नहीं दे सकते तो कम से कम प्रति धर्मशाला जितनी 500 धर्मशाला उनकी रंगाई पुताई आप फ्री करा दीजिए, टॉयलेट वगैरह जो व्यवस्था करा दीजिए।
जैसा अखाड़े वालों को दे रहे हैं ऐसे धर्मशाला को दीजिए। बिल्कुल। इस संदर्भ में कहते हैं तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री के तौर पे मेला भवन में आए थे। मैं तीरथ सिंह रावत जी का मदन कौशिक जो हमारे विधायक हैं, मंत्री भी थे पहले, उनके सामने हाथ पकड़ के निवेदन किया था तीरथ सिंह रावत जी को कि आप आए, आपका स्वागत है। 500 धर्मशाला आपसे निवेदन कर रही हैं कि आप धर्मशाला को आर्थिक सहायता दीजिए, नहीं तो इनकी दंगाई पुताई करा दीजिए। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया था मैं कराऊंगा, लेकिन फिर वो हट गए थे। लेकिन उसके पश्चात धर्मशाला को एक पैसा कौड़ी पैसा नहीं दिया और धर्मशालाओं को अवैध रूप से बिकवाने में, कब्जा करवाने में जिला प्रशासन के अनेकों अधिकारियों ने लगातार प्रयास किया। आज तक 20 धर्मशाला हरिद्वार में नष्ट हो गई हैं, बिक चुकी हैं, जिनका योगदान जो कुंभ मेला आ रहा उसमें बड़ा अति सराहनीय होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हरिद्वार में होटल नहीं थे, कुछ नहीं था, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार में नरसिंह भवन धर्मशाला में हमने अपर मेलाधिकारी को पूरे 1 साल रुकवाया था। कई सेक्टर मजिस्ट्रेट धर्मशालाओं में रुकते थे, क्यों बाकी जो अधिकारी आते थे उनको रहने के लिए टेंट की व्यवस्था होती थी जी। तो धर्मशालाओं के महत्व को उत्तराखंड सरकार नहीं समझ रही, लेकिन अखाड़े के महत्व को समझ रही है। और अखाड़ों ने क्या किया, जो 1-1 करोड़ रुपया मिला था सबको, उसमें ये था कैबिनेट की बैठक में लिखा हुआ निर्णय, वो आरटीआई के साथ मैंने दिया है मुख्यमंत्री कार्यालय में। उसमें लिखा था कि प्रत्येक ये धन इसलिए आवंटित किया जा रहा है, हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु जन यात्रियों की जन सुविधा, उनको पथ प्रकाश, उनको कहते हैं पेयजल की सुविधा, सड़क निर्माण की सुविधा के लिए 1-1 करोड़ रुपये प्रति आश्रम को दिया जा रहा है। और उसके साथ शर्तें लगाई थी कि इन शर्तों के अधीन दिया जा रहा है। और सेक्शन 5 मुख्यमंत्री कार्यालय का जो है सेक्शन 6 है, उसकी जिम्मेदारी थी आप उपयोगिता प्रमाण पत्र लेंगे इनसे। और किसी ने भी कोई जन उपयोग का कार्य नहीं किया, सबने अपने अपने आवासों में कमरे बना लिया अखाड़े वालों ने, और उसमें होटल चल रहे हैं। आज धर्मशाला वहीं जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई हैं। उसमें आरटीआई लगाई थी। आरटीआई बाद पे मामला अनिल पुनेठा मुख्य सूचना आयुक्त के समझ गया था। उन्होंने रिकमेंड कर रखा गवर्नमेंट को कि आगे आने वाले कुंभ मेले के लिए इस धन आवंटन की कोई नीति बनाई जाए, उसका नियोजन बनाया जाए कि धन कैसे आवंटन करोगे अखाड़ों को या धार्मिक संस्थाओं को, उस पर क्या कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का, और उसको पब्लिक को क्या सदुपयोग मिलेगा। ये नहीं जी मुख्यमंत्री को आया, किसी को कुछ बांट दिया, किसी को कुछ बांट दिया। तो ये प्रथा रुकनी चाहिए। धन आवंटन की उस आवंटन वाले धन से सरकार को बना के देना चाहिए पब्लिक की सुविधाएं। जी। एक हरिद्वार कॉरिडोर का मामला बहुत चर्चित है जी, तो आपने क्या कभी उस पर भी कोई आरटीआई लगाई है? उस पर आज ही कहते अपील करके आया हूँ मैं। अच्छा, क्या है मामला? ये मामला ये है कि सरकार संशयजनक है जी। अगर आप ला रहे हैं कॉरिडोर तो आप कह दीजिए कॉरिडोर है, कॉरिडोर ला रहे हैं लेकिन पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, वो सुमित गुप्ता वो थे जो कॉरिडोर संचालन के वो थे, ईसी कहते कंपनी के बनाए थे। उन्होंने 40-50 लाख में उसको हायर किया था, मेला भवन पूरा उनको दे दिया था। अच्छा। उन्होंने बाजार में जाके नाप तोल करी, व्यापारियों में विरोध हुआ, तो उस समय मैंने एक आरटीआई लगाई थी, कॉरिडोर की प्रस्तावित योजना मुझे दी जाए। उसके बाद इन्होंने सूचना नहीं दी नियोजन विभाग ने, मैंने उसकी अपील करी। अपील संयोग से जो हमारे प्रमुख सचिव थे जी। इसके कहते नियोजन के, मीनाक्षी सुंदरम जी, जी। ये अपील अधिकारी थे। इन्होंने मुझे 12 बजे बुलाया था कि आपकी अपील 12 बजे सुनी जाएगी। मैं सूचना आयोग में केस था, वहाँ से आया, मैं 12 बजे सचिवालय पास बना के चला गया। इनके तब तक बाहर बैठा रहा। शाम के 5 बजे तक इन्होंने अपील में कुछ बुलाया नहीं। फिर शाम को 5 बजे उनके पीए से कहा भाई अपील तो सुनवा लो, हरिद्वार जाना, बारिश का मौसम है। जी। तो इन्होंने अंदर बुलाया, अटपटा सा जवाब दिया, बदतमीजी की, ये डाटा कि तुम आरटीआई लगा के क्या करते हो, सरकार को परेशान करते हो, ब्लैक लिस्ट करते हो, ये करते हो। जैसा इन्होंने कहा वैसा मैंने सूचना आयोग में आपत्ति करके सेकेंड अपील कर दी। और मैंने इनसे हजाना मांगा था, इनसे मांगा था कि आरटीआई लगाने वालों के प्रति दुर्व्यवहार करना, उन्हें ब्लैक लिस्टेड करना, उन्हें ब्लैक मेलर कहना, यह आरटीआई एक्ट का उल्लंघन है, इससे मेरी जनभावना आहत हुई हैं। तो इन्होंने लिखित में माफ़ी सूचना आयोग के मार्फत मांगी थी। अच्छा। अब कॉरिडोर इन्होंने चालू कर दिया है। अच्छा। तब इन्होंने कह दिया कॉरिडोर नहीं है, अब इन्होंने कॉरिडोर चालू कर दिया। अब इन्होंने उल्टा चालू किया कॉरिडोर। अब कॉरिडोर का रूप दिया है ना कुंभ मेला आयोजन व्यवस्था। अच्छा। मतलब जो कॉरिडोर के काम लास्ट में होने थे वो इन्होंने प्राथमिकता पे ले लिया, उसका नाम दे दिया इन्होंने कुंभ मेला आयोजन व्यवस्था। इसमें एक इन्होंने लिया है कि हम कहते हैं अब वहाँ बनाएंगे मेला भवन से जो डाम कोठी है वहाँ तक जाने के लिए अधिकारी जब आते हैं भीड़ में उनको जाम में फंसना पड़ता है। वीआईपी आ जाए, मंत्री आ जाए तो उसको इन गाड़ियाँ जाम में फंस जाती हैं जोड़ी वेल वाला पे, तो उनके लिए प्रशासनिक रोड बन रहा है। अच्छा। मेला भवन से सीधा वो रोड डाम कोठी जाएगा, तो उसके लिए फ्लाईओवर बनेगा। नीचे पब्लिक चल रही होगी, ऊपर गाड़ियों की अधिकारियों गाड़ी सर पर दो। पहला तो इन्होंने ये पास किया है।
अच्छा। इसके अलावा जो नरेंद्र तिवारी जी ने मेला भवन बनाया था, मेला प्रशासनिक भवन था उसका नाम, जी उसके नाम से छेड़छाड़ की है सरकार ने वर्तमान ने। जी। इन्होंने एसएसपी के द्वारा प्रस्तावित पुलिस भवन बनाया जा रहा वहाँ एक, अच्छा। एसएसपी हरिद्वार ने प्रस्तावित किया उसे, जबकि कुंभ मेले का काम एसएसपी प्रस्तावित नहीं करता, मेला एसपी प्रस्तावित करता है। जी। और उस पे पहले तो योजना आई कि यहाँ पे अधिकारियों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, पूरे ज़िले के अधिकारी मेले में बैठते हैं, तो स्वास्थ्य अधिकारी, सीएमओ और इनके बैठने का मेला भवन में जगह नहीं है। एक मेला भवन 2 बना रहे हैं जिसका नाम है पुलिस भवन 2, उसकी प्रस्तावना मेरे को मिल गई है। उसमें इन्होंने 34 करोड़ रुपये पहले प्रस्तावित किए उसके। अच्छा। तो हमारे प्रमुख ये मुख्य सचिव जो हैं आनंद बर्धन जी, जो पहले मेलाधिकारी भी रहे, इन्होंने उस पर एक सुझाव दिया कि इसके ऊपर हेलीपैड बनाया जाए। अच्छा। अब देखिए ना, प्रशासनिक अधिकारी को पहले तो आप प्रशासनिक रोड बना दें, अब प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक रोड पे भी कोई परेशानी ना हो तो हेलीकॉप्टर से सीधे ऊपर से आएंगे, और मेला वन की छत पर उतारने के लिए हेलीपैड की व्यवस्था की। उसमें अब इसका बजट आ गया है 79 करोड़ रुपया। अच्छा। अगर ये मेला भवन ना बनाएं आप, ये सेकंड 2 79 करोड़ रुपये स्थायी समस्याओं के समाधान के लिए लगाएं तो कुंभ मेला तो सुंदर होगा, हर मेला सुंदर। अभी वीकेंड चल रहा है, परसों पूरे दिन पानी नहीं था, उससे पहले हफ्ते वीकेंड था, पूरे दिन पानी नहीं था, मैं लिखित शिकायत करी। फिर शहर की पेयजल व्यवस्था ठप पड़ी है, शहर की लाइट बंद हो जाती है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप भवन बनाए जा रहे हैं, हेलीपैड बनाने की हेलीपैड बना रहे हैं ऊपर। अब आप देखिए उस भवन की पुताई में पिछली कुंभ मेले पर 55 लाख लगे थे, कुंभ मेला स्थगित हो गया, फिर भी पानी चूने लगा ऊपर से, जो सीसीआई की बैटरियाँ थी वो सब डंप होने लगी। अब फिर 70 लाख। भैया ये बात देखिए, एक हवा में लिफ्ट का शीशा उड़ गया पूरा। अच्छा। पिछले 55 लाख के खर्चे में लिफ्ट लगाई थी इन्होंने, लिफ्ट का शीशा ही उड़ गया, वो अब दोबारा रिपेयर अब हो रहा है। अच्छा। तो ये कुंभ मेले में अब क्या है, ये समय कुंभ मेले में जब आप उसको कुंभ को कुंभ कर रहे हो, अब ये उसको कराने के लिए अखाड़ों से सहमति ले रहे हैं। अखाड़े में 2 विसंगति हो गई हैं, कुछ सच्चाई के साथ चल रहे हैं, कुछ राजनीति के साथ चल रहे हैं। जो राजनीति के साथ चल रहे हैं वो फिर सरकार से कहेंगे हमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पे अब तो 20-20 करोड़ रुपया दो, हमने आपके कुंभ के लिए समर्थन किया। तो पिछले कुंभ का तो हिसाब अखाड़े से ले नहीं पाएंगे, अब 20 करोड़ और दे देंगे। बिल्कुल। तो आरटीआई इसलिए आया है, आरटीआई एक्ट भारत सरकार ने जो बनाई बड़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ गलत है जहाँ लोग व्यक्तिगत रंजिश में आरटीआई लगाते हैं या किसी बदले की भावना से लगाते हैं, वो गलत है। लेकिन विकास की योजना में आप आरटीआई लगाइए, आपको भी आनंद आएगा, विकास भी पता चलेगा, और जो विकास में भ्रष्टाचार हो रहा है वो अधिकारी घबराएगा, कुछ ना कुछ तो सुधार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक पुलिस चौकी का मामला भी हर की पैड़ी का शायद बड़ा विवादित रहा है, उस पर भी आपने कुछ काम किया है? ना, वो विवादित तो बाद में रहा जी। वो कुंभ मेले से जुड़ा हुआ मामला है जी, उसे थोड़ा सा बताएंगे। वो ऐसा है कि 1996 में हरिद्वार में सोमवती अमावस्या हुई थी। जी। जो ये डीजीपी रिटायर्ड हुए हैं अशोक कुमार, जी। ये पहली ड्यूटी पे हरिद्वार में एसपी सिटी आए थे। अच्छा। एसपी आए थे खाली, जी। ये अनुभव उनको था नहीं ज़्यादा, आए थे। सोमवती आ गई थी, सोमवती की और कहते हैं वो आपका एक वो थे कहते हैं डीएम साहब, वो भी कहते हैं ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं थे, रिटायरमेंट के करीब थे। तो इन्हें सोमवती का पता नहीं था, सोमवती का महत्व क्या है। इन्होंने सोमवती की एक तो बैठक नहीं करी उस मेले में। अच्छा। सोमवती पे एक बैठक होती है प्रशासनिक, सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, रात को निगरानी होती है। उस सोमवती पे सारे अधिकारी घरों में सो रहे थे, और 12 बजे बाद आपने हकी पैड़ी गए होंगे तो गौघाट पुल है हकी पैड़ी पे आने का, उस पुल पे 12 बजे के बाद भीड़ का तांता निकल आया। अच्छा। उसका कारण यह था कि रोडी बेलवाला में पार्किंग चला दी थी पुलिस प्रशासन, वहाँ अलाउ नहीं है पार्किंग। उस पार्किंग में गाड़ियाँ आ गई रात को, उस ज़माने में 200-250। तो 200-250 उत्तराखंड बनने से पहले 96 में 96 की बात। तो जी। 200-250 गाड़ियाँ आने से उस गाड़ियों के लोग उसी गौघाट पुल से आए, तो 250-300 आदमियों के जत्था आमने सामने भिड़ गया। दुकानदारों ने बहुत समझाने की कोशिश की, 2 रास्ते हैं उस पुल के, आप एक इससे चले जाओ एक इससे चले जाओ। दुकानदार का तो पब्लिक नहीं मानती। तो 5 बजे करीब मैं सुबह उधर से निकल रहा था दूध लेने, तो मैंने वहीं से एसपी साहब को फ़ोन किया, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, आप पुलिस भेज दीजिए, कोई दुर्घटना घट जाएगी, व्यापारी बहुत सहायता कर रहे हैं इसको बचाने के लिए। एसपी साहब उठे, फ़ोन सुना, उन्होंने कहा ठीक है नींद खराब मत करो, अभी भेज रहा हूँ। तो उस पर गिरीश चंद जोशी कोतवाली इंस्पेक्टर होते थे, उनको फिर दोबारा मैं फ़ोन किया था, उन्होंने गिरीश चंद को कहा, तो 2 सिपाही थोड़ी देर बाद आए हकी पैड़ी से, उन्होंने देखी भीड़, वो भी वैसे ही लौट गए।
और करीब 5:45 वहाँ दुर्घटना घट गई। 22 आदमी पुल पे खड़े ही खड़े कुचल गए। अच्छा। उसमें एक महिला थी, वो हमारे परिवार की थी और हमारी धर्मशाला यूनियन के प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी थी। अच्छा। वो भी सोमवती नहाने के लिए पैदल आनी थी उस रास्ते से, स्टेशन साइड से, वहाँ रहती नहीं। अच्छा। फिर उस दुर्घटना के पश्चात एसपी साहब ने दुख जताया, सब कुछ किया, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया कि चूँकि ये घटना आपकी लापरवाही से घटी है, अब हम शासन से मांग करेंगे ऐसी घटना पूरा ना घटे, इसके लिए कोई जस्टिस आयोग बने, कोई इसके लिए वो मार्गदर्शिका बने मेलों के लिए। जी। तो अखिल भारतीय धर्मशाला प्रबंधक सभा ने आंदोलन किया, तब जाके भारत सरकार ने एक राधा कृष्ण जस्टिस अग्रवाल आयोग का गठन किया। हाई कोर्ट इलाहाबाद के रिटायर्ड जज राधा कृष्ण अग्रवाल उसके एकल सदस्य जांच आयोग बने। उन्होंने हरिद्वार आके पूरे घटनाक्रम का जांच किया, सब कुछ किया। उन्होंने सुझाव दिया था भविष्य में दुर्घटना रोकने के लिए, एक तो दुर्घटना स्थल के पीछे रोडी बेलवाला पे पुलिस थाना होना चाहिए, पुलिस यहाँ थी नहीं उस दिन, और एक हल्की पैड़ी पे कहते हैं पुलिस थाना होने चाहिए। हल्की पैड़ी पे मुश्किल से 4-5 सिपाही ही घूमते दिखाई देते हैं पुलिस चौकी के नाम पे। तो वो सोमवती दुर्घटना आयोग की रिपोर्ट, आप देखिए गवर्नमेंट की क्या लापरवाही है। सोमवती दुर्घटना आयोग की रिपोर्ट उत्तराखंड बनने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भेज दी। अच्छा। और यहाँ विधानसभा पटल पे रखी है, आज भी रखी है विधानसभा पटल पे। जी। मैंने उस रिपोर्ट की कॉपी मांगने के लिए सचिवालय में RTI लगाई, जी। तो इन्होंने ये कहने से मना कर दिया कि ये विधानसभा पटल पे रखी है, शासन जब चाहे इसको ले सकता है। फिर वो यहाँ पे मुख्य सूचना आए थे इससे पहले नपचाल जी, उन्होंने गृह सचिव को ऑर्डर किया कि आप कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के लिए या अन्य मेले की व्यवस्थाओं के लिए सोमवती दुर्घटना आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा पटल से लेकर उस पर क्रियान्वयन कराइए। तो विधान उसमें क्लियर लिखा है सोमवती दुर्घटना आयोग में हल्की पैड़ी में पुलिस थाना बने। तो मैंने पुलिस थाना बनाने की मांग कर रखी है, गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल से की थी, शासन से की थी, लेकिन पुलिस की भी व्यवस्था ऐसी है, गृह विभाग की, शासन की भी व्यवस्था ऐसी है। यहाँ से रिकमेंडेशन जाता है मुख्यमंत्री का, DGP को जाएगा, DGP भेज देंगे DIG को, DIG भेज देंगे SP को, SP थाने उसी चौकी के, जिस चौकी के यहाँ थाना बना है उस चौकी के इंचार्ज से मांगते हैं रिपोर्ट, बताओ जी यहाँ क्या बनना चाहिए। अब चौकी इंचार्ज अपनी कुर्सी हिलता देखता है, वो व्यापारियों की रिपोर्ट लगवा देता है। यहाँ के व्यापारी तीर्थ पुरोहित चाहते हैं यहाँ से चौकी ना हटे, जबकि चौकी सरकारी मार्ग पे अतिक्रमण के बनाई हुई है। चौकी बनाई किसने? अब देखिए हरिद्वार की व्यवस्था, नगर पालिका की ज़मीन है ये। अच्छा। लीज की ज़मीन है नगर पालिका की, नजूल की, उसके नाम अलाट है 1935 के बंदोबस्त में। ठीक, आधी ज़मीन गंगा सभा के नाम अलाट है गंगा आरती करने के लिए। उस ज़मीन पे 1992 यही अशोक कुमार अग्रवाल जब SP थे, इनको रिझाने के लिए आपके इसने रोटरी क्लब ने एक कमरा बना दिया नगर पालिका की ज़मीन पे कि यहाँ पे पुलिस वालों को बैठा के जो पंजाब के आतंकवादी आते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करो, जो बैठते थे ना कट्टे का बना के, वो बाड़ा सा बना के, जी, उस पर इनका पत्थर लग गया, उस पर चौकी चल रही है। फिर कहते हैं जब दीपक रावत DM थे तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था पैदल फुटपाथ पर जितनी भी अतिक्रमण हटाया जाए, तो DM ने, दीपक रावत ने BCA HRDO को ऑर्डर किया था पुलिस चौकी मुआयना करके इसको हटाया जाए। फिर मुख्य सूचना शत्रुघ्न सिंह ने मेरी अपील पे DM को ऑर्डर किया कि हल्की पैड़ी पुलिस चौकी को हटा दिया जाए। वो हटने वाली पुलिस चौकी पे कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की कृपा से इन्होंने पहले 1,59 लाख रुपए पास कर दिए। अच्छा। अवैध पुलिस चौकी का पुनर्निर्माण करने के लिए। अच्छा। जबकि पुलिस विभाग ने इनसे मांग ही नहीं की कि हमारी पुलिस चौकी का पुनर्निर्माण कर दीजिए आप जी। इन्होंने पास कर दिया। HRDA ने उसका टेंडर कर दिया। HRDA में हमने शिकायत करी कि ये पुलिस चौकी ना बनने दी, यहाँ गेट बनेगा माँ गंगा का द्वार, और माँ गंगा के द्वार को बनाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिकमेंड कर रखा था मुख्यमंत्री बनते हुए। तो वहाँ पे ज़बरदस्ती HRDA ने गंगा का द्वार तो इस आधार पर रोक दिया गवर्नमेंट के ऑर्डर को कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश की है, गंगा द्वार उत्तर प्रदेश बनाएगा, और अपनी पुलिस चौकी बनानी शुरू कर दी। अच्छा। अब 1,59 लाख की पुलिस चौकी का निर्माण जब चला तो वो RTI आ गई सूचना आयोग में। सूचना आयोग में सुनवाई चली। RTI आपने लगाई थी? RTI लगाई थी, नहीं दी सूचना। फिर सेकंड अपील में भी यहाँ पे आ गई, मामला यहाँ आ गया। बिपिन चंद जी थे यहाँ, रिटायर्ड हो गए, वो सूचना आयोग उनकी कोर्ट में चला। उसमें हमने पूछा भी ये DPR हमें दे दें इस पुलिस चौकी की, इसका वो दे दें, कहते हैं MB दे दें, और इसकी वो दे दें डिजाइन। और अब देखिए इन्होंने क्या रखा प्रस्ताव में, हल्की पैड़ी चौकी का पुनर्निर्माण, आसपास सौंदर्यकरण के कार्य। वो आसपास जो सौंदर्यकरण के कार्य थे उसमें 40 लाख का प्रस्ताव और करके कमिश्नर साहब ने 40 लाख और बढ़ा दिए। अब वो हो गए 2,07 लाख। अच्छा। 1,59 से बढ़कर 2,07 लाख हो गए।
आज तक सूचना आयोग के ऑर्डर के बाद ये 40 लाख का मुझे नहीं अवलोकन करा सके कि 40 लाख से इन्होंने वहाँ 4 फूल भी लगाए हों। पैसा खर्च हो चुका है। पैसा खर्च हो चुका। और आज की डेट में जहाँ वो पुलिस प्रशासन बैठा है वो परेशान है, कह रहा है इससे बढ़िया हमारी पहले वाली पुलिस चौकी थी, पुरानी वाली। उसका कारण ये है, इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज का जो कंपाउंड है उस पर नई योजना में इन्होंने 2 तो बना दिए बैरक, कैदियों के बैरक, अच्छा। और 2-4 बना दिए टॉयलेट। तो वो एरिया कम हो गया चौकी इंचार्ज का ऑफिस का। हाँ। और अतिक्रमण की जगह, ये फुटपाथ की जगह अतिक्रमण करके बनाई हुई है। उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं शायद तोड़े जाने के। सुप्रीम कोर्ट के तो नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। हाई कोर्ट के। पुखराज बनाम रिटी याचिका थी, उसने चंडीगढ़ से लेकर सब जितने फुटपाथ है, जितने वो है, तो 1935 के हिसाब से दीपक रावत ने वो निर्माण तोड़े जो 1935 के बने हुए थे, कनखल में, ज्वालापुर में, पूरे शहर में जी। लेकिन वो चौकी फिर बन गई। चौकी फिर बन गई। जी। और जबकि वहाँ बनना चाहिए पुलिस थाना, और पुलिस थाने की मेरी अपील फिर चल रही है अभी भी। पुलिस थाने की रिकमेंडेशन जब सोमवती अमावस्या के भगदड़ के बाद जो आयोग बना था उसने की थी। उसने की है, 1996 की हुई है। उसको इनके, और ये उनके पास है ही नहीं रिपोर्ट, दीपक रावत को मैंने दी। अच्छा। मतलब आप देखिए, आप मेले कर रहे हैं, मैंने इनसे पूछा आप पे 96 की सोमवती दुर्घटना आयोग की रिपोर्ट है, नहीं है। एक इससे पहले एक्सीडेंट हुआ था 2010 में भी हुआ था, जिसमें वो ललतारो पुल पे कहते हैं पायलट बाबा ने गाड़ी चलाई पायलट था, बाबा की उसकी गाड़ी जांच रिपोर्ट इनके पास नहीं है। जितनी दुर्घटना होती हैं उसकी जांच रिपोर्ट नहीं है। अभी पिछले दिनों हाकी पैड़ी पे एक जो साइकिल चैन नीचे गंगाई में होती हैं, बच्चे उसे पकड़ने आ रहे थे, 3 बच्चों को करंट लग गया, वो मर गए। उसकी जांच मैंने मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा कराई, जय भारत सिंह सिटी मजिस्ट्रेट ने तब जांच की जब 25,000 पेनल्टी लग रही थी उन पर सिटी मजिस्ट्रेट पे। वो जांच रिपोर्ट इनके पास नहीं है। अगर सारी जांच रिपोर्ट पढ़ें तो उस हिसाब से कुंभ मेले की व्यवस्था करें तो कुंभ मेले तो बड़ा अच्छा होता था कुंभ मेला। बिल्कुल। अब कुंभ मेला एक राजनीतिक ढोंढे को पिटोरे के रूप में हो रहा है। राजनीतिक ढिढोरा या फिर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो है ही है। अब आप देखिए ना, रोडी बेलवाला में जी। 3 योजनाओं में विकास हो रहा है। पहले HRDA ने रोडी बेलवाला डेवलप करने के लिए वहाँ पे पार्किंग बना दी, उसमें 5 लाख से उसने पानी निकालने का वो बनाया नाला, ड्रेनेज सिस्टम। अब सुनने को आया सिंचाई विभाग को शासन ने कहा है कि रोडी बेलवाला का पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था सिंचाई विभाग करेगा। अच्छा। वो कहाँ करेगा ये नहीं पता। अब मेला कुंभ मेला के बजट में भी सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव आ गया है, जो ये प्रशासनिक रोड है ना, इसके साथ साथ रोडी बेलवाला का डेवलपमेंट होगा। और 2021 में कुंभ मेले के दौरान पेयजल विभाग भारत सरकार की तरफ से CSR फंड का 34 करोड़ रुपये आया था। अच्छा। उस 34 करोड़ रुपये में जिस कार्यदायी संस्था UPDC ने भ्रष्टाचार किया था जी, और उस भ्रष्टाचार के मामले भी सूचना आयोग में आए थे। अच्छा। उस भ्रष्टाचार में वहाँ पे जो लाइटें लगाई थी लाखों रुपए की, उन लाइटों के लगाने में भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें करंट फैला था, एक गाय मर गई थी वहाँ पे करंट लगने से। अच्छा। उस पर अभी कहते हैं सूचना न देने पे DM हरिद्वार के प्रशासन अधिकारी पे 10,000 पेनल्टी सूचना आयुक्त दिलीप कुमार सिंह ने लगाई है। अच्छा। कि आप कहते हैं शासन की रिपोर्टों के आधार पर भ्रष्टाचार की जाँच रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। ना तो ये रिपोर्ट, ऐसे कुंभ मेले वाले में जो पैसा अलाट हुआ है इस पर शासन भी नहीं मांग रहा इनसे रिपोर्ट कि अच्छा। पिछला 1 करोड़ का हिसाब तो दो। अच्छा। ना शासन मांग रहा है, ना मेला प्रशासन मांग रहा है, सब टाल देते हैं, हम पे नहीं है, उस पे नहीं है, उस पे नहीं है, उस पे नहीं है। अच्छा, एक बड़ा चर्चित मामला है, उषा वालों की ट्रॉली चलती है मंदिर जाने के लिए, उसको लेकर तो आपने उस पर भी शायद एक बार RTA लगाई। वो चर्चित मामला नहीं, वो तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है। हाँ, थोड़ा उसको थोड़ा विस्तार। अब आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर कर रखा है। 2015 में वन विभाग ने राजाई टाइगर रिजर्व की स्थापना करी है। जी। राजाई टाइगर रिजर्व से पहले जी। ये सत्यनारायण जी का मंदिर है, 4 धाम यात्रा चल रही है। जी। ये कहते हैं नेपाली फार्म के बाद रायवाला के पास सत्यनारायण जी का मंदिर है। जी। 4 धाम यात्रा जाने पहले सबसे पहले मत्था यहाँ टेकता है आदमी। अच्छा। पहले तो हाकी पैडी टेकता है, प्रवेश द्वार हरिद्वार है, हरि जी का द्वार है हरिद्वार, वहाँ टेकता है। फिर आके सत्यनारायण मंदिर पे मत्था टेक कर तब 4 धाम को जाता है। अच्छा। सत्यनारायण मंदिर को इन्होंने सील कर दिया था अच्छा। वन विभाग ने। हाँ। फिर मैंने RTA लगाई थी कि आपने धर्म के मंदिर को सील क्यों किया। तो इन्होंने कहा ये ज़मीन कहते हैं वन विभाग की है और ये टाइगर रिजर्व के अंदर आती है, यहाँ पे ये प्रसाद की दुकानें उकानें ये नहीं चल सकती, ये हमने सील कर दी। वो आज भी जर्जर पर ये देख लिए, वो सब शटर उटर उखड़ गए, सब कुछ हो गया। तो हमने उसमें ये पूछा था, जब ये जर्जर हो रखी है तो मनसा देवी पे रोपवे कैसे चल रहा है, और रोपवे चल रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है वो कहते हैं
ऊपर कैफ़े भी चला रहा है राजे टाइगर रिजर्व में, और वो जो रोपवे कर रहा है तो मनोरंजन के नाम पे पैसे ले रहा है, 200 रुपये एक आदमी से। जी। तो उस आरटीआई के द्वारा फिर यहाँ पे लोकायुक्त के यहाँ भी डाला था मैंने मामला 2011 में। लोकायुक्त ने डीएम हरिद्वार को ऑर्डर किया था, वन विभाग को ऑर्डर किया था। अच्छा। तो वन विभाग को ऑर्डर ये हुआ था कि आप जाके वहाँ पे अतिक्रमण की जांच करें पैदल सीढ़ी मार्ग पे। तो इन्होंने सीना साहब थे वहाँ हल्द्वानी के, अच्छा। वन प्रमुख संरक्षक उस एरिए के, उनकी टीम आई थी, उन्होंने लोकायुक्त को रिपोर्ट दी थी इन सीढ़ियों पे, पैदल सीढ़ी मार्ग की 15 सीढ़ियों पे रोपवे ने कब्जा कर रखा है, जिससे आने जाने में कभी भगदड़ मच सकती है, यात्रियों को असुविधा हो रही है। इन सीढ़ियों का अतिक्रमण हटाया जाए। वो अतिक्रमण ना तो डीएम ने आज तक हटाया। उस अतिक्रमण की अभी एक आरटीआई मैंने वन विभाग की डाली थी, तो सूचना आयोग में केस चल रहा था। इनके यहाँ चल रहा है आपके आर्या साहब के यहाँ। जी। तो आर्या साहब ने अभी इनको ऑर्डर दिया है कि आप बताएंगे कि आपने ऊषा ब्रेको का जो चल रहा है, 13 में इनकी लीज ख़त्म हो गई है ऊषा ब्रेको की। अच्छा। 13 के बाद ये कब्जा वन विभाग का हो जाना चाहिए था। जी। 13 के बाद डायरेक्टर वन विभाग उत्तराखंड ने उनको नोटिस दिया कि आपकी लीज ख़त्म हो गई, आप यहाँ से सब सामान हटा लीजिए। रेंजर ने नोटिस दिया। फिर इन्होंने पुलिस हरिद्वार को लिखा, डायरेक्टर ने वन विभाग के में, टाइगर रिजर्व ने, जी। कि हम कल कब्जा लेने आ रहे हैं पुलिस के द्वारा, अब हमें पुलिस की व्यवस्था दीजिए। जी। उस दौरान शासन में कुछ बैठे हुए अधिकारियों ने और रोपवे कंपनी ने, बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने सांठगांठ करके एक हाई कोर्ट में रिट डाल दी। अच्छा। रिट का पहलू देखिए क्या है, और गवर्नमेंट ने उस रिट का विरोध नहीं किया कि ये कहते ज़मीन जो है हमें वन विभाग उत्तर प्रदेश के सचिव ने अलाट की। वो अलाट किसके लिए हुई है? नगर पालिका हरिद्वार के लिए। अच्छा। रोपवे के लिए नहीं हुई है। उसमें भी शर्त लिखी हुई है, ये ज़मीन नगर पालिका को इसलिए दी जा रही है कि नगर पालिका रोपवे चलाएगा, लेकिन ये किसी और को ज़मीन नहीं देगा, स्वयं चलाएगा। तो नगर पालिका स्वयं तो नहीं चला रही थी, बिल्कुल। तो उन्होंने वो रोपवे को दे दी। अब वो रोपवे चलता रहा और 2 रुपये से शुरू हुआ था, 200 रुपये किराया हो गया। किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी विधायक ने विरोध नहीं किया कि 2 का 200 रुपये किस बात का ले रहे हो आप। 2013 में लीज ख़त्म हो गई, ठीक। तो नगर पालिका की राइट खत्म हो गया, लीज खत्म हो गई वन विभाग की। जमीन आनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट आ गई हमारी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की आ गई, हमने उत्तराखंड को लिखा ये ज़मीन आ गई, इसको कब्जे में लो और इस रोपवे को वन विकास निगम के द्वारा चलवाओ, जैसे नैनीताल में चल रहा, या किसी अच्छी संस्था से चलवाओ जो संस्था चलाए। और अच्छे चाहे इनके खटारे 1-2 भाई तो टूट के गिर गए, 1-2 भाई लटके ही रह गए यात्री ऊपर। जी। तो आप देखिए उसके पश्चात इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लोकायुक्त के यहाँ गए, लोकायुक्त ने ऑर्डर किया वन सचिव को, वो फाइल यहाँ से गायब हो गई है। अच्छा। अभी केस चल रहा है मेरे पे रिकॉर्ड। अच्छा। वो फाइल गायब हो गई, तो उस पर कहते इन्होंने ऑर्डर किया सूचना आयुक्त ने, इससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त ने, जी। जो पहले थे आपके दिलीप कुमार पुनेठा जी, उन्होंने वन सचिव को ऑर्डर किया, ये इतनी महत्वपूर्ण फाइल है, वन भूमि की रक्षा की फाइल है, फ्री में लीज में चल रही है, आप इस फाइल को कहते ढूंढिए, अगर नहीं मिलती है पुलिस थाने में मुकदमा लिखवाइए। तो इन्होंने मुकदमा नहीं लिखवाया। मैंने सेकंड अपील डाली, शिकायती अपील, या तो 25,000 जुर्माना लगाइए वन विभाग के अधिकारियों पे, या फिर वो दिखाइए कहाँ है थाने की रिपोर्ट। तब इन्होंने अब जाके कोतवाली पटेल नगर को, पलटन बाजार को एक तहरीर दी है कि हमारी ये वन विभाग की रोपवे संचालन से संबंधित फाइल खो गई है, इसको हमने कई विभागों से ढूंढा, मिली नहीं, हमारी प्राथमिकी दर्ज कर लीजिए। अच्छा। और एक इन्होंने दी है यहाँ थाने में, इनसे संबंधित थाना यहाँ डालन वाला चाहिए, डालन वाले में। तो मैं इस बात पर अड़ा हूँ आयोग में, मुझे ये लिखने का नहीं चाहिए, लिखा हुआ पुलिस ना लिखे 10 साल तक मुकदमा, मुझे तो FIR की कापी चाहिए, ज़मीन अपने कब्जे में लेने का चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए हाई कोर्ट कब गए, जब ये गए तो हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, वहाँ भी सेटिंग है, बैटिंग है हाई कोर्ट में। उसने ये ऑर्डर किया, ये राजा टाइगर रिजर्व की ज़मीन है, इसका लीज़ ख़त्म हो गई है, कंपनी इसलिए आई है कि लीज़ जिसने दी थी उसने हमें उखाड़ने के लिए ऑर्डर नहीं किया, ऑर्डर किया डायरेक्टर ने, लिहाजा डायरेक्टर को अधिकार नहीं है वो कब्जा हमसे ले ले, ये कब्जे को रोक दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने उस कब्जे को रोकने की कार्रवाई स्थगित करके वन प्रमुख सचिव जो आनंद बर्धन जी हैं शायद, इनको 2011 में ऑर्डर किया हुआ है कि आप ये ज़मीन कब्जे में लीजिए। नहीं, इसमें 11 में नहीं, ये 5-6 साल पहले इस कब्जे में लिए, लेकिन उसमें कमी है कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में उसमें समय सीमा नहीं बांधी। ये कब्जा लेने की समय सीमा 6 महीने है, साल भर है, 2 साल। अब वो कहते हैं नंबर 2 में चल रहा है
गवर्नमेंट को एक पैसा नहीं मिल रहा, लाखों रुपए कंपनी कमा रही है। उसी दुष्परिणाम से 9 क्या यात्री मर गए अभी, कि भीड़ आ गई ज़्यादा ऊपर मंदिर पे, जगह थी नहीं, और ट्रैली लगातार चल रही थी मेले वाले दिन, कावड़ के मेले में, जबकि बंद रहती कावड़ मेले में, तो वहाँ आ गई, 9 आदमी मर गए। और उसकी भी जांच पड़ताल में लीपापोती हो रही है, कंपनी को बचा रहे हैं, सबको बचा रहे हैं। तो ये सब कुंभ मेले के ही पार्ट हैं। जब जगह जगह दुर्घटनाएं होंगी, उस पर कंट्रोल नहीं होगा, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, तो कुंभ मेले में यही होगा। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट इस कुंभ से क्या करना चाह रही है जी, जो भी हम खोल देते हैं आरटीआई में, इस कुंभ से आने वाले दो चुनाव हैं राज्यों के, उनके हित साधना चाह रही है बस। मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो चुनाव हैं, जी। श्रद्धालु गरीब लोग आएंगे, गंगा स्नान करें, उनकी धारणा ऐसे करेंगे, हमने स्नान कराया, दक्षिणा में हमको वोट दे देना। अच्छा। लिहाजा हम सामाजिक कार्यकर्ता लोग, अखिल भारतीय धर्मशाला प्रबंधक सभा, जो कुंभ मेले के सदस्य हैं जागरूक, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि आप आज कुंभ मेला डिक्लेयर कीजिए, भले ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मेला बना दीजिए, विदेश से बुलाइए, बिल्कुल। उसे धार्मिक भावना आहत ना करिए पब्लिक का कि कुंभ मेला है, कुंभ मेला है। तो ये जैसा कि आपने बताया कि धर्म को प्राथमिकता में रखने वाली सरकारों का ये हाल है उत्तराखंड में कुंभ मेले को लेकर, और इस प्रकार जगह जगह हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार है, ऐसा आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है, आपकी आरटीआई से प्रतीत हो रहा है। नहीं, प्रमाण है मेरे पास, तो हाँ, प्रमाण मैंने दिए आपकी आरटीआई के। लेकिन सवाल ये है कि आरटीआई में इस प्रकार की तमाम सूचनाएं आने के उपरांत भी और भ्रष्टाचार के उजागर होने के उपरांत भी, क्या आप आज तक किसी भ्रष्टाचारी को सजा दिला पाए हैं? सजा में ये होता है कि ये जो उच्च स्तर का अधिकारी, अभी ताज़ा ही ये ले लीजिए, जी अभी मैं गया था सचिवालय में अपील करने, जी। वहाँ भूमि घोटाले से संबंधित आरोपी थे, उनसे मुलाकात हो गई थी। कौन सा भूमि घोटाला था? जो हरिद्वार में नगर निगम का भूमि घोटाला हुआ, थोड़ा उसे भी बताएंगे विस्तार से। वो ये है कि हरिद्वार नगर निगम ने कूड़ा डंप करने के लिए कोई योजना बनाई। अच्छा। पास के गांव में जो कूड़े की बिल्कुल कवाड़ ज़मीन थी, जिसका बहुत सर्किल रेट डाउन था, उसके मालिक से सेटिंग करके, बाकायदा सेटिंग करके, हम ये ज़मीन तेरे को इतने में खरीदेंगे तो इतने में बेचेंगे, इतना पैसा तुझे देंगे, इतना पैसा हमें वापस दे दिए, ये कर दिए, उसका योजना बनाई। उस योजना में हरिद्वार के डीएम ने पहले तो सर्किल रेट उसी गाँव का बढ़वा दिया। अच्छा, कौन सा गांव, कौन से क्षेत्र का मामला है? ये मिस्सरपुर है शायद, ऐसे ही मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, हरिद्वार में मिस्सरपुर है शायद, उसका करा दिया इन्होंने, सर्किल रेट बढ़ गया। 55 करोड़ में ज़मीन खरीद ली। ठीक। जब ज़मीन खरीदी गई तो चर्चा में आ गई कि नगर पालिका पर कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं, शहर में स्ट्रीट लाइट चलाने के पैसे नहीं, ये 55 करोड़ रुपये आ कहाँ से गए और कैसे पेमेंट हो रहे हैं। वो मुख्यमंत्री को शिकायत आई, यहाँ सीएम पोर्टल पर जैसे भी आए, मुख्यमंत्री जी ने पहले बार जागरूकता देखते हुए उस पर जाँच बैठा दी। पहले फौरी जाँच हुई, हमारे रणवीर सिंह चौहान जो प्रमुख सचिव, इन्होंने जाँच की, जांच करने के बाद जो इन्होंने रिपोर्ट दी, उसके बाद उसकी विजिलेंस जांच हो गई। और उस पर मैं आपको बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार ये भी मामला सूचना आयोग में चल रहा है अभी जी। इसकी सुनवाई अभी कल परसों हुई, 4-5 दिन पहले हुई थी। उसमें शहरी विकास विभाग सीनियर अधिकारी को बचा रहा है। मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ शहरी विकास पे। अच्छा। जब ये जांच पूरी हो गई थी रणवीर सिंह चौहान की, तो मैंने एक आरटीआई लगाई नगर निगम में, ये जाँच हुई है न शासन में, शहरी विकास में, कि ये जांच हुई है, और जांच कराई थी शहरी विकास ने। रणवीर सिंह की चौहान ने जो जांच की, प्रमुख सचिव ने, इसकी मुझे कॉपी दे दी जाए सत्यापित प्रति बयानों सहित। तो इन्होंने आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग करते हुए, उल्लंघन करते हुए धारा 8 लगा दी। अच्छा। और धारा 8 को प्रथम मुख्य सुनायक RS टोलिया जी ने क्लियर कहा था कि शासन की जितनी भी जाँच रिपोर्टें हैं धारा 8 से प्रतिबंधित नहीं होती। धारा 8 से प्रतिबंधित तो वही जांच होंगी जो पुलिस की विवेचना की जांच है, मिलिट्री की विवेचना की जांच है। जब तक चल रही है तब तक जांच पूरी हो जाएगी तो पुलिस की भी जांच आपको मिलेगी और मिलिट्री की भी मिलेगी जी। तो उसका दुरुपयोग करके इन्होंने लगाई। फिर मैंने अपील की, अपील में मामला सूचना आयोग गया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, वहाँ सूचना आयोग में इन्होंने लिख के दिया कि अगर शर्मा को हम ये जाँच रिपोर्ट दे देंगे तो जो गवाह है उनकी जान को खतरा हो जाएगा। अच्छा। 25 गवाह हैं इसमें, उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो मैंने कहा जो 25 गवाह है वो तो गवर्नमेंट के ही हैं, उन्होंने तो गवाही दे दी, नौकरी करनी है तो देंगे ही, उनकी जान का खतरा होना होता तो अब तक हो जाता। और फिर इन्होंने वहाँ एक मिथ्या कहा कि इसकी कहते हैं विजिलेंस जांच भी चल रही है, जबकि विजिलेंस जांच भी हो गई। विजिलेंस जांच ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री ने उस पर आरोप पत्र भी दे दिए। आरोप पत्र वाले दोषी थे, आज भी मुझे सचिवालय में मिले भी थे बेचारे। अच्छा। उसमें भी बड़ी कहते हैं उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है बेचारों के साथ।
अब इसमें ये हुआ, जब कहते हैं सूचना आयोग में चला मामला, ये कौशलानंद जी हैं, मीडिया से ही हैं, पहले यहाँ शायद देहरादून में वो अमर उजाला या जागरण के चीफ भी हुआ करते थे, सूचना आयुक्त बने हैं, उनके यहाँ चल रहा है मामला। अच्छा। तो उन्होंने शासन से पूछा है कि आप ये बताइए, फिर वो कह रहे हैं इसके डिक्लेयर करने से, ये जांच रिपोर्ट देने से कहते हैं वो हो जाएगा, कहते हैं मतलब जो सीबीआई वगैरह चल रही है वो प्रभावित हो जाएगी। तो मैंने आपत्ति कही, ना तो विजिलेंस चल रही है ना सीबीआई चल रही है, या तो प्रमाण दिखा दीजिए आप, सीबीआई का कोई प्रमाण दिखा दीजिए, विजिलेंस का दिखा दीजिए। जब जांच पूरी हो जाती है तो जांच रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। तो इनसे रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट उन्होंने दी, अधूरी दी, तो उसमें एक डेट और मांग ली उन्होंने। अब उस डेट पे मैंने आपत्ति की है कि ये मुझे उस जांच की सत्यापित रिपोर्ट दें, और विजिलेंस वो जो सीबीआई है उसका दें, या गलत क्यों कहा इन्होंने यहाँ। अब इसमें यह असमानता आ रही है कि जो नीचे रैंक का अधिकारी है, नगर निगम में बैठा हुआ बाबू है, क्लर्क है, लेखा विभाग का क्लर्क है, या वो है, वो बिना एमएनए के ऑर्डर के कोई ऑर्डर ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। और वो कोई ऑर्डर कर भी देगा तो एमएनए का जब तक साइन नहीं वो उसको मानने हैं वैसे ही। तो तीन तो वो इन्होंने कहते हैं आरोपी बनाए, एक को भेज दिया पिथौरागढ़, एक को भेज दिया चमोली, मतलब अटैच करके, उनको तो वहाँ अटैच किया है। और जो सीनियर अधिकारी थे, जब इनकी रिपोर्ट आई विजिलेंस, इनकी रणवीर सिंह चौहान की, उसमें आया था इसमें 3 आईएएस और पीसीएस अधिकारी दोषी पाए जा रहे हैं, संभावित हैं, संभावना व्यक्त की थी। तो वो जो दोषी पाए जा रहे थे, हो सकता है जो अंतिम जांच रिपोर्ट आई है विजिलेंस की, या उसमें कोई दबाव वबाव बना के उन 2 सीनियर वाले आईएएस अधिकारियों को निकाल दिया, दोष मुक्त कर दिया या कराने की प्रयास हो रहा है, इसलिए वो जांच रिपोर्ट नहीं दी जाती मेरे को। और मजे देखिए, ये तो छोटे जूनियर कर्मचारी तो भेज दिए पिथौरागढ़ का, वो सारे अधिकारी सचिवालय में बैठे हैं आराम से एसी में मजा ले रहे हैं। ये हरिद्वार में भ्रष्टाचार के कई कारण है, बहुत सारे मिलेंगे आरटीआई में। बिल्कुल। और कोई ऐसा मामला जिसमें व्यापक जनहित छुपा हो आरटीआई का, जिसकी आप चर्चा करना चाहें? आरटीआई में तो व्यापक जनहित ही है कि जैसे अब आपके क्षेत्र में सड़क बन रही है। नहीं, आपने कोई ऐसा मामला उजागर किया हो जो जिसमें जनहित पर कुठाराघात हुआ हो, कोई और ऐसा मामला आपकी जानकारी आपके उसमें हो जो आपने आरटीआई के माध्यम से उजागर किया, उसका समाधान भी किया। जैसे अभी ये 34 करोड़ रुपया दिया गया था सीएसआर फंड का। सीएसआर फंड का किस परिप्रेक्ष्य में? वो था हाईकी पैड़ी को सौंदर्यकरण करने के लिए, केवल हाईकी पैड़ी को जी। उस पैसे की बंदरबाट हुई। अच्छा। उसमें 10 लाख की घास लगी थी। अच्छा। रोड़ी बेलवाला में। ठीक। वो घास अधिकारी चढ़ गए, मिली नहीं जांच में। रोड़ी बेलवाला मतलब अपने आप में एक बड़ा ऊर्जावान क्षेत्र है भ्रष्टाचार के लिए। हरिद्वार में तीन क्षेत्र हैं, चर्चित क्षेत्र हैं जी। जो पैसा भ्रष्टाचार का होता बचता है वो वहाँ दिखा दिया है, कहते हैं वहाँ लगा दिया है। अच्छा। एक तो सती कुंड है जी। शंकर जी की ससुराल है, वहाँ सती कुंड है, पार्वती है ना। हाँ। जो पैसा 50 लाख का 1.5 करोड़ की योजना हुई, इसमें 20 लाख बचे, कहाँ गए 20 लाख रुपए? सती कुंड में कर दिया विकसित, वो आज तक विकास नहीं हुआ उसका। अब कॉरिडोर में कर रहे हैं उसको फिर। ठीक। एक ब्रह्मकुंड है हमारा हाईकी पैड़ी का, ब्रह्मकुंड के नाम पे हर 6 साल बाद योजना आती है, हर 6 साल बाद पैसा आता है। पिछले दिनों कहते हैं सुषमा स्वराज जी थी यहाँ, सांसद थी राज्यसभा की, उन्होंने 90 लाख रुपए दिया था हाईकी पैड़ी के लिए। उसमें ऐसा बंदरबाट हुआ तो मैंने लोकायत के यहाँ डाला था मामला। उसके बाद जो डीएम थे कहते आपके डीएम था महेश्वर जी, उनको टर्मिनेट करने के भी ऑर्डर कर दिए थे लोकायत ने। अच्छा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, टाइलें लगाई थी एक 13 के मसाले से। अच्छा। एक तसला सीमेंट 13 तसले देता। अच्छा। और वहाँ के वो आपके इधर जो यहाँ टेक्निकल अधिकारी थे बड़े, केंद्रीय साहब, अरुणाचल के चीफ इंजीनियर रहे थे, उनको जांच अधिकारी बनाया था। अच्छा। और बड़ा मेरे पर दबाव बनाया था, मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी मिली थी जिला प्रशासन द्वारा। अच्छा। और डीएम साहब ने 5 लाख रुपए उन्होंने केंद्रीय को देने की ऑफर दी थी मेरे सामने फ़ोन पे, 5 लाख दूंगा, रिपोर्ट बना देना। अच्छा। और कैमरे लगवा के मैंने हाईकी पैड़ी पे उसकी जांच कराई थी। अच्छा। सब आपके कहते चैनल के कैमरे लगवाए थे जांच के टाइम, सब उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा था जांच का। तो इतना बड़ा घोटाला हाईकी पैड़ी के नाम पे पकड़ा गया। हाँ। तो अभी जनयुग ये था कि उसके बाद उसमें सुधार हो गया। मैंने आरटीआई के माध्यम से 2 तो पुल बनवाया हाईकी पैड़ी पे। एक ब्रह्म पुल है, पहले क्या होता था हाईकी पैड़ी पे कोई पुल ऐसा नहीं था जिसमें सीढ़ियाँ ना हो। कूड़ा उड़ा जो वहाँ इकट्ठा करते थे जमादार लोग, ट्रालियों में भर लेते थे। ट्रालियों को भर के उठाने के लाने के लिए 10 सीढ़ी ऊपर पुल पर चढ़ाने के लिए उनको 10-10 आदमी की आवश्यकता होती थी। वो ना मिले तो रात को 12 बजे सब ट्रालियाँ गंगा जी में लुढ़का देते थे। अच्छा। तो बड़ा बुरा लगता था, गंगा जी में प्रदूषण हो रहा, वैसे गवर्नमेंट लाखों रुपया दे रही है।
एक हकी पैड़ी पे विकलांग आदमी मालवीय द्वीप पे आरती दर्शन करने नहीं जा पाता था। तो एक मैंने हरीश रावत जी से आरटीआई के माध्यम से, फिर आरटीआई पे कार्रवाई नहीं हुई, फिर हरीश रावत जी के माध्यम से, फिर जब कुंभ मेला चालू हो गया 2016 का, तब भी नहीं बना, तो वहाँ आरटीआई लगाई, तो कहते मुरुगेसन साहब थे, मेला दिखाई, उन्होंने अपील सुनी। अगले दिन मुख्यमंत्री का दौरा लगा, तो उस पुल का निर्माण कराया ब्रह्म पुल के नाम से। एक भागीरथी पुल का निर्माण कराया आरटीआई के माध्यम से, 2 तो पुल बनवाए मैंने हकी पैड़ी पे आरटीआई के माध्यम से। अच्छा। 5 हैंडपंप लगवाए हैं हकी पैड़ी पे, 3 सुभाष घाट पे, एक रोडीवेल वाला में, एक दीनदयाल पार्किंग में, वहाँ चल रहे हैं आज भी। जब लाइट नहीं होती है, पानी नहीं होता है, यात्रियों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। और कहते हैं जो घाटों पर लाइटें 3 साल से बंद थी, जिस पर पेनल्टी लगी है डीएम के प्रेस कार्ड पे, वो 3 लाइटें यहाँ पे योगेश भट्टी जी थे सूचना आयुक्त, वो भी आपके मीडिया से थे, जी जी जी। उनकी कृपा से चालू हुई 3 साल बाद। जब उसकी आरटीआई लगी, आरटीआई लग के उनके न्यायपीठ में मामला गया, मैंने ये तय के बहाने कर रहे थे, पैसा नहीं है वो नहीं, मैंने एमएनए साहब पे नहीं ये बहाना कर रहे थे, ये लाइटें हमने नहीं लगाई, हम नहीं लगाएंगे। तो हमने पूछा भाई पथ प्रकाश के लिए नगर निगम टैक्स लेती है पब्लिक से, तो क्या सुविधा देती है? 2 सुविधा देती है, पथ प्रकाश और सफाई। तो पथ प्रकाश है, लाइटें किसी ने भी लगाती, उस पर लाइट जलाई आप। तो वो योगेश भट्ट जी सूचना कहने लगे, सर भाई ये तो नहीं आ रहे लाइन पे, क्या होगा? मेरा प्रावधान, मैंने क्षतिपूर्ति मांगी है, 25,000 की पेनल्टी का नोटिस आप एमएनए को काट दीजिए, रात ही को लाइट चालू हो जाएंगी। उन्होंने काट दिया। मेरे को कहा सर भाई आप 25,000 कम मांग रहे, 1 लाख मांगिए, मैं 1 लाख दिलाऊंगा। मैं नहीं 1 लाख नहीं, मैं 25,000 से। फिर उन्होंने मुझे कहा आप 25 लाख का एस्टीमेट लगाइए, 25,000 जो आपको मिलेंगे उससे लाइटें कैसे चलाएंगे। मैं एक ठेकेदार से लिया एस्टीमेट, उन्होंने मुझे एस्टीमेट दे दिया 16 लाख का, नहीं 16,000 का, कि मैं 1 महीने के लिए 16,000 की हकी पैड़ी पे लाइटें चलवा दूंगा टेम्परेरी। तब ये लाइटें चालू हुई हैं हरिद्वार में 16, जो करोड़ों रुपए से लगी हैं उसमें CSR फंड में। CSR फंड तो आपने जिक्र किया शुरू में कि 32 लाख का CSR फंड, 34 करोड़ का, उसमें 10 लाख की तो घास लगाए। और रोडीवेल वाला में CSR फंड से 16 लाइटें लगी। अच्छा। कम से 55 से कम से कम 55-56। अच्छा। ज़्यादा जब लगी थी, मेला चालू हुआ था, तो उसमें आधों पे ऊपर लाइट ही नहीं थी। मैंने मेला दिखाई, शिकायत करी, फिर आरटीआई लगाई, खंबे तो हैं, लाइटें क्यों नहीं हैं? तब कह रहे वो ठेकेदार भूल गया था, फिर उन्होंने लगाई। और आज आप देखेंगे रोडीवेल वाला सौंदर्यकरण में वो लाइटें ही गायब हो गई हैं। मतलब कि भ्रष्टाचार हर कदम पर है, और आरटीआई एक्टिविस्ट होने के बावजूद, आप एक लगातार लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद इस पर पार नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, किस प्रकार से आगे की लड़ाई हम लड़ सकते हैं? जनता किस प्रकार से अपने हकों को सरकारी तंत्र से ले सकती है? वो ऐसे ले सकते हैं जैसे अभी हमारी सरकार बनी है, वो जो बने हैं आपके अभिनेता बने हैं। हाँ। या केजरीवाल जी आए थे सूसू में, हाँ बाद में वो राजनीति में भटक गए जी। मतलब ये सरकारी तंत्र ऐसा बना हुआ है, ये तो आरटीआई एक्ट को और ढीला कर रहा है। भारत सरकार में लोकसभा में बिल डाल रखा है इन्होंने कि आप आरटीआई लगाएंगे, पहले आरटीआई का प्रयोजन बताएंगे क्यों ले रहे हैं। अच्छा। तो आधी तो आरटीआई वैसे ही निरस्त हो जाएंगी। भाई सड़क बन रही है, उसमें आप पूछ रहे हैं कि कितना माल लगा इसमें, तो आप प्रयोजन बताइए, आप इस सड़क से आपका क्या मतलब। इस समय ये प्रावधान है, आप यहाँ बैठे बैठे बम्बई की सड़क की आरटीआई मांग सकते हैं। आपको मोहल्ला पता हो, वहाँ के लोक सूचना अधिकारी का नाम पता हो, स्टाम्प पेपर लगाइए, बम्बई से मांग लीजिए, मैं मांगता हूँ। बिल्कुल। जो लोग आते हैं शिकायत करते हैं हमारे क्षेत्र में ये नहीं हो रहा, होता है, सकारात्मक होता है। तो आपको ये लगता है कि आने वाले समय में आरटीआई एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा है? प्रयास कर रही है भारत सरकार भी, उत्तराखंड सरकार भी जी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ेगा और देश को भी भुगतना पड़ेगा, जो भारत सरकार से आरटीआई मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई भ्रष्टाचार जब नहीं खुलेगा, और आज की डेट में तो ये आरटीआई हर किसी का अंग बन गया है। अभी परसों का मैं मामला, पिछली तारीख का मामला बता रहा हूँ, सूचना आयोग सुनवाई हो रही थी। यहाँ पे नगर निगम ने एक एनजीटी के नाम पे एक गरीब परिवार का मकान उजाड़ दिया। अच्छा। वो बेचारी लेडी थी, दहाड़े मार रही थी उसमें सूचना आयोग के अंदर। अच्छा। एनजीटी ने एक ऑर्डर किया कि यहाँ कोई नदी है काली मंदिर के पास, उसके अंदर अवैध निर्माण है, उनका अतिक्रमण हटाया जाए। नगर निगम में वो कैथोला साहब पे आरोप लगा रही थी कि मैंने एक रिकॉर्ड अपने 35 के बंदोबस्त के रिकॉर्ड कैथोला के हाथ में दिए थे, जो नगर निगम देहरादून में टीएस हैं, ठीक है ना। उन्होंने वो रिकॉर्ड तहसीलदार में को नहीं दिए। तहसीलदार ने रिपोर्ट लगा दी, ये ज़मीन कहते हैं सरकारी है, अतिक्रमण क्षेत्र में है। अच्छा। और सवेरे जाके नगर पालिका उसका मकान तोड़ा। वो बेचारा परिवार कहते हैं गैराज चलाता है, रिपेयरिंग का काम करता है मोटर कार का,
उस पर सब डॉक्यूमेंट है। एनजीटी के नाम पर उसका घर उजाड़ दिया। अब वो आरटीआई में ये मांग रहे हैं नगर निगम से, भाई हमने रिकॉर्ड आपको दिए थे अपने मकान के, ज़मीन के, मकान बनाया हमने बनाया था, अपनी ज़मीन पर बनाया था, उसके बराबर में अतिक्रमण की जगह है नगर नदी की, हमारी तो नहीं है, तो आपने हमारे रिकॉर्ड में क्या रिपोर्ट दी वो देने, और रिपोर्ट ना तहसीलदार दे रहा है ना नगर निगम दे रही है। वो बेचारी दुखी आ रहा है, बेचारी भटक रही, रो रही थी उस दिन आयोग में, तो मेरा केस भी वहीं लगा था। अच्छा तो मैंने कहा मैं आपकी सहायता कर दूंगा आरटीआई में। जी। तो ऐसे मामलों में आरटीआई हर गरीब आदमी इसके टच में आ गई है। एक ज़माना था अनिल शर्मा के टाइम में, जो ये पटवारी वगैरह ज़मीन नहीं लिखते हैं, नाम बदलने के पैसे लेते हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार किसानों से, जी। वो किसानों लोग 10-10 रुपये की आरटीआई लगा के सूचना आयोग में आ जाते थे, अच्छा और सूचना आयोग के द्वारा उनके कागज़ वगैरह यहीं सही कराए जाते थे। जी। तो सरकार उसमें चेत गई थी कि ये सूचना आयोग पैरेलल सरकार की तरह चलने लगा है, इसको कंट्रोल किया जाए। और अब लगता है कि सूचना अब आयोग सूचना आयोग आई सुनवाई में सूचना आयोग या असहमता व्यक्त कर रहे थे, हम रिकमेंडेशन नहीं कर सकते। और उससे पहले सीबीआई रिकमेंड हुई है यहाँ से, बिल्कुल स्वतंत्र था सूचना आयोग। और इसमें क्या है, परतंत्र क्या कर दिया, उनकी सैलरी यहाँ से मिलती है। सूचना आयोग की सैलरी, और अनिल शर्मा बता रहे थे जब रिटायर हो गए थे कि समय आपकी सीबीआई रिकमेंड करने के चक्कर में मेरी पेंशन रोक रखी है। उसने चीफ सेक्रेटरी ने पेंशन मुख्यमंत्री कर रहे थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश सिंह ने ये कह दिया, इसी अधिकारी इसी सूचना आयोग ने सीबीआई रिकमेंड की थी जी, इसकी पेंशन ना करो। अच्छा। ऐसे ये सूचना आयोग को दबाव में ले रहे हैं। नहीं तो सूचना अधिकार अधिनियम बहुत अच्छा है, पर मतलब गरीबों की सहायता के लिए बनाया था। इसका सही उपयोग कुछ लोग करते हैं, दुरुपयोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, लेकिन ब्लैकमेल वही तो होगा जो भ्रष्ट होगा। बिल्कुल। जो भ्रष्ट नहीं होगा वो तो सही जवाब दे देगा, बिल्कुल बिल्कुल या शिकायत करेगा ये मेरे से पैसे मांग रहा है आरटीआई के बदले। बिल्कुल बिल्कुल। तो कानून बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश चंद शर्मा जी। आपने देखा कि किस प्रकार वर्ष 2006 से लेकर वर्तमान तक आप निरंतर लगे हैं भ्रष्टाचार के मामलों के खुलासे में, और उत्तराखंड राज्य स्थापना के इस 25वें रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस राज्य में जो हमारी तीर्थ नगरी हरिद्वार है, वो उसमें कितने प्रकार के घोटाले हुए हैं, तमाम घोटालों की जानकारी अभी शर्मा जी द्वारा दी गई। धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी।